हेलो स्टूडेंट्स, एवीएन नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जैसे कि हम बात कर चुके थे कि जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ कंसेप्ट्स ऐसे पढ़े थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ कंसेप्ट्स ऐसे देखेंगे जो हमारे लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली में कुछ वर्ड पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रोग्रेसिव वर्ब लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब है वो काम जो आप कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि अभी क्या कर रहे हो, एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो, तो वो मुझे जवाब देते हैं कि मैम अभी बीए चल रहा है या बीएससी चल रही है। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे उस सेंटेंस को, दैट आई एम डूइंग बीएससी और आई एम डूइंग बीए। तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत। जबकि कर तो आप उस समय बीए, अभी उस वक्त थोड़ी वो काम कर रहे हो जिस वक्त मैंने आपसे क्वेश्चन किया। मेरा कहने का मतलब है जब आप मुझे मिल रहे हो तो उस वक्त थोड़ी आप वो काम कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो माना, बट वो एक पीरियड का काम है, एक पूरे अपन कह सकते हैं साल का काम है। तो उस वक्त थोड़ी कर रहे हो जिस वक्त आपने मुझसे वो क्वेश्चन किया है, उस वक्त नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज कि किस तरीके से इस तरीके के सेंटेंसेस को मैनेज करना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दैट इज शी गो टू दिल्ली टुमारो। वो कल दिल्ली जा रही है या कल दिल्ली जाएगी। दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला जो तरीका है उससे मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि वो कल दिल्ली जाएगी, तो इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है। और अगर मैं कह रही हूँ कि वह कल दिल्ली जा रही है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये तो बात हो गई हिंदी के पर्पज़ से। अगर इंग्लिश के पर्पज़ से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये जो टुमारो वर्ड होता है ये क्या दिखाता है, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब जस्ट जो थोड़ी ही देर में होने ही वाला है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं 2 घंटे के बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद में आपसे मिलती हूँ या मिल रही हूँ, हिंदी में तो हम दो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं 2 घंटे के बाद की बात कर रही हूँ तो वो 2 घंटे जो हैं वो क्या है, नियर फ्यूचर है, यानी कि जस्ट थोड़ी ही देर में होने ही वाला है। तो नियर फ्यूचर के केस में आपको जो वर्ब यूज़ करनी होती है, आपको जो क्रिया लगानी होती है, वो क्रिया या वर्ब कौन सी लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लगेगी। अब आप लोगों को मेरी बात याद होगी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें हम 3 तरीके की वर्ब ले रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्ब की अगर बात की है तो इज, सेकंड एम और थर्ड आर। अभी आपको याद होगा कि इज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी कि एक वचन के साथ, और जो सिंगुलर या एक वचन है वो कौन कौन से हो जाते हैं, ही, शी, इट और किसी का नेम। तो आपको इस सेंटेंस में भी तो शी दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। और गो के साथ में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। दैट मीन्स गो की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर गोइंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, शी स्टिल डैश सिंग। अगर आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखेंगे ना तो आपको सेम ही मीनिंग समझ में आएगा। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको ऐसे बता दूंगी जो अपने साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके ट्रांसलेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, क्या वह, देखो क्वेश्चन मार्क है, शी स्टिल सिंग, वो अभी तक गाना क्या कर रही है, गा रही है। इसका मतलब स्टिल वर्ड जो है वो किस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में, अभी तक ये काम हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वह अभी अभी गया है, इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, नाउ, है ना, नाउ अ डेज। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपके, कुछ वर्ड हैं जो वर्ड हमेशा आपको किसके साथ में यूज करने हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, शी स्टिल इज सिंगिंग, वो अभी तक गा रही है। सिंग जो है इसमें मैंने आईएनजी का यूज किया है। तो आप कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जो हमेशा अपने साथ में क्या लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लेंगे। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखना जरा यहाँ पर। फर्स्ट तो आपका स्टिल हो जाएगा, नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट नाउअडेज, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, व्हाट यू रीड एट प्रेजेंट, ठीक है। आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन में यही आएगा। इसका मतलब
एट प्रेजेंट भी एक ऐसा ही वर्ड है जो स्टिल नाउ और नाउ अडेज के साथ आता है, और इसके साथ भी हमेशा किसका यूज होता है यहाँ पर, हमेशा आपकी V4 प्लस इज MR, यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस भी बनेगा। तो जब आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग बनाएंगे दैट मीन्स वॉट यू, अब यू के साथ में क्या आ जाएगा, आर रीडिंग, ठीक है, एट प्रेजेंट आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो और कुछ सेंटेंस है अपने पास में, देखिएगा। मैं 2 सेंटेंस लिख रही हूँ और आप लोग मुझे देख करके अपने हिसाब से जज करेंगे एक बार कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा और दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है खास, तो एक ही डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और वो डिफरेंस है यहाँ पर वर्ब का। यहाँ पर मैंने डूइंग वर्ड का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने परसुइंग वर्ड का यूज़ किया है। अब एक बात का जवाब दीजिए, आप BSc जो है, अभी मान लेते हैं अपन कि ये सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, और सितंबर में आप मुझसे मिले या किसी से भी मिले और किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि इस बार मैं BSc कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ तो कर रहा हूँ का सेंस आएगा, तो डेफिनेटली आप लोग डूइंग ही लगाएंगे उसमें। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दें और अपने आप से भी पूछें ये सवाल कि आपको क्या पता है, आप अभी तो BSc कर रहे हैं, ये बात आपने सोच रखी है, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ सेट है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप BSc कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3 साल की BSc की डिग्री है वो आपको मिलेगी या नहीं ये हमें अभी नहीं पता है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, करना नहीं कह सकते हम उसको कहेंगे कि मैं उसको पाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, मैं BSc की डिग्री को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेंटेंस कहना यहाँ पर ठीक होता है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो कौन सा किया है, परसुइंग किया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस से रिगार्ड करता हुआ देखिएगा। ये आपके LDC में पूछा था एक बार, शी इज च्युइंगम, ठीक है, वो च्युइंगम चबा रही है। और इसमें आगे एक वर्ड और लिखा हुआ था एवरी डे, यानी कि वो रोज च्युइंगम चबा रही है या रोज च्युइंगम खा रही है, कुछ इस तरीके का मीनिंग आ रहा है इस सेंटेंस का। तो रोज च्युइंगम चबा रही है या रोज च्युइंगम खा रही है, इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। पहली बात, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर एक्शंस होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो यहाँ पर ये शी तो क्या हो गया आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि च्युइंगम चबाने का काम यही तो कर रही है। और ये जो इज हुआ, ये इज क्या हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ तो च्युइंग दिया हुआ है, ये च्युइंग का मीनिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। दैट मीन्स ये मेन वर्ब है सेंटेंस में, और ये च्युइंगम क्या है आपका, नाउन है। भाई च्युइंगम को आप हाथ में लेकर के देख सकते हो ना, और मैंने ये बात आपको बताई थी 1-2 क्लास पहले कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छू करके महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं वही क्या है, नाउन है। तो च्युइंगम को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया आपका। और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें एवरीडे, बस ये एवरीडे ही इसके अंदर गलत दिया हुआ है।
समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर यहाँ पर एवरीडे दे रखा है तो यहाँ पर फिर च्वीज आएगा, समझ रहे हो, यानी कि उसको चबाना, और अगर वहाँ से अगर मैं एवरीडे को हटा देती हूँ तब ये सेंटेंस भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप कि एवरीडे वर्ड जो है वो आपका प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनेगा, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ही करना है इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया है आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टेंस जो है वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रीड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस में कहना चाह रही हूँ कि ये जो बुक है वो अब तक की सबसे अच्छी बुक है जितनी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग भी निकल करके आ रहा है कि मैंने आपको जो फर्स्ट टेंस की क्लास थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखें उसको। तो जो टेंस की आपकी फर्स्ट क्लास थी, उस फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि चुका है, चुकी है जैसे जो वर्ड्स आते हैं ये किस टेंस में आते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंस है, पहली बात कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है वो बेस्ट की बात हो रही है ना। बेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो सबसे अच्छा है ना। और इसके पहले एक आर्टिकल हमने द लगाया है, तो ध्यान रखना जो बेस्ट है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब आप पूछेंगे कि डिग्री क्या होती है, तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करती है वही आपकी डिग्री होती है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, देखिएगा ठीक है। तो अगर शी की बात हो रही है तो शी क्या हो जाता है, आपका प्रनाउन। और आपको ये बात पता है कि किसी लड़की के बारे में ही बता रहा है, तो लड़की अगर नाउन है तो जो नाउन के बारे में बताते हैं वो प्रनाउन ही तो होते हैं। इज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इज क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब। एन की मैं बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल। और अगर गर्ल की बात कर रही हूँ तो गर्ल क्या हो जाएगी आपकी नाउन। अब क्या बच गया आपके पास में, इंटेलिजेंट। तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि इंटेलिजेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वाला पार्ट है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे कहती हूँ शी इज़ एन गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। शी इज़ अ गर्ल का मतलब वह एक लड़की है। तो मैंने पूछा लड़की है लेकिन कैसी, तो मुझे कैसी के जवाब में क्या मिल रहा है कि लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। समझ में आ रहा है। मैंने कहा शी इज़ अ बॉय, सॉरी ही इज़ अ बॉय, इसका मतलब वह एक लड़का है। लेकिन मैंने पूछा कैसा, तो मुझे जवाब मिला ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। तो कैसा का जवाब आपको जो शब्द देता है वो शब्द हमेशा क्या होता है आपका, एडजेक्टिव। ध्यान रखना ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है। ये एडीजे वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके अंदर हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कि कभी एडजस्ट नहीं होता है, एडजस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जितने भी एडजेक्टिव हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, और जो भी एडजेक्टिव है वही डिग्री है। दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मुझे जवाब दीजिएगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा टॉल और मैंने कहा ही इज़ अ टॉल बॉय। तो अगर मैं कह रही हूँ ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है, तो मैंने क्वेश्चन किया कैसा, तो मुझे कैसे का जवाब मिल रहा है ना, कैसा लड़का है, टॉल यानी कि लंबा। तो ये जो टॉल वर्ड है ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया या फिर डिग्री हो गई। तो अगर ये डिग्री है तो ये तो आपकी कौन सी डिग्री हो जाती है, पॉजिटिव डिग्री। इसकी हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जहां हम दो लोगों के बीच में क्या करते हैं, अंतर करते हैं, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में अंतर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा हम एक शब्द का यूज करते हैं टॉलर, ठीक है। और अगर मैं कहना चाह रही हूँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 10-15 स्टूडेंट्स हैं, और उन 10-15 में कोई एक रमेश नाम का लड़का है जो सबसे लंबा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, रमेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि वो सबसे लंबा है। तो सबसे के लिए मैं क्या बोलूँगी, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर तीसरी जो डिग्री हो जाती है वो क्या हो जाती है इसकी, टॉलेस्ट। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि आप इंटेलिजेंट जो है ये तो एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो जब हम इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं इसको, मोर इंटेलिजेंट। क्या कह देते हैं,
मोर इंटेलिजेंट, और जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है तो वो क्या हो जाती है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये अंतर क्यों आ रहा है भाई, आप एक जगह तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट कर रहे हो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो तो ER लगा रहे हो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हो तो EST लगा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे और भी कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैं बिग, बिगर और बिगेस्ट, तो भाई ये अन्याय इनके साथ में क्यों, उनको तो आप क्या कर रहे हो, मोर और मोस्ट दे रहे हो, और इनके साथ में बेचारों के साथ में ER और EST लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो बिग, बिगर और बिगेस्ट है, यहाँ पर टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट है। ऐसे ही अगर मैं इंटेलिजेंट की बात कर रही हूँ तो इंटेलिजेंट की डिग्री कैसे बन जाती है, देखिए, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो ये तो अंतर आ गया। यहाँ पर तो आपको दे रखा है इंटेलिजेंट, फिर दे रखा है मोर इंटेलिजेंट, फिर दे रखा है मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपके सामने कोई नया सा वर्ड आ जाए जिसकी डिग्री आपने नहीं पढ़ी है, और एग्जाम में तो कुछ भी वर्ड आ सकता है, ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि यही तक का लेवल आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अगर एग्जाम में आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसकी डिग्री आपने आज तक नहीं पढ़ी है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाना है कि मोर लगाना है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मुझे EST लगाना है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मोस्ट लगाना है। इस चीज़ को हमें कैसे पता लगेगा, तो ये पता करने के लिए आपके सामने कोई सा भी वर्ड आ जाए चाहे से, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, और वर्ड क्या लिखा मैंने, क्लेवर, ठीक है। ये जो वर्ड है आपके सामने क्लेवर, इसकी मुझे डिग्री बनानी है, तो मैं इसकी डिग्री किस तरीके से बना सकती हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दे रखे हैं, हमें 6 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, ठीक है। और पहली कंडीशन जो है मेरी, वो ये कह रही है कि जो वर्ड्स हैं उनका जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, अप टू 5 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो नंबर ऑफ वोवल्स हैं, यानी कि जो वोवल को क्या कहते हैं, स्वर, स्वर की संख्या है, वो स्वरों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, समझ गए। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो इंग्लिश में वोवल होते हैं हमारे A, E, I, O, U, ये 5 हमारे इंग्लिश के वोवल होते हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन क्या है मेरी, कि जो वर्ड्स का नंबर है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, कि जो वोवल्स है उनकी संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस कंडीशन में ही आप क्या करेंगे, जब डिग्री बनाएंगे तब मोर और मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं वोवल काउंट कर रही हूँ तो इसके अंदर तो 2 वोवल है, और मैंने आपकी कंडीशन क्या बताई है, नंबर ऑफ वोवल कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि अप टू 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा है नहीं, तो इस कंडीशन में इसकी जो डिग्री बनेगी वो डिग्री देखिए किस तरीके से बन जाएगी, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ आपके सामने। अब मुझे हैंडसम की डिग्री बनानी है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो हैंडसम की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी, देखो। तो सबसे पहली बात क्या बताई थी, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए, 5 से ज़्यादा, यानी कि 5 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सफिशिएंट है हमारे लिए, तो 5 से ज़्यादा ही तो चाहिए थे हमें। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, कि जो नंबर ऑफ वोवल है, यानी कि स्वर जो है उनका जो नंबर है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर स्वर देखना जरा, A, ये भी तो वोवल है, उसके बाद में O, ये भी वोवल है, उसके बाद में E, ये भी वोवल है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ वोवल कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो दोनों बातों को अगर ये पूरा कर रहा है तो इसका जो डिग्री बनेगी वो इसकी डिग्री किस तरीके से बनेगी, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, समझ गए। तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि जब वर्ड्स की संख्या 5 से ज़्यादा है और जो वोवल्स हैं वो भी 2 से ज़्यादा है, तो उसमें तो आपको मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री बनानी है। और अगर दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं हो रही है कि 5 से अक्षर भी कम है और दूसरी बात 2 से कम वोवल है, तो उस कंडीशन में उसकी जो डिग्री बनेगी वो ER और EST लगा करके बनेगी, ठीक है। तो यहाँ
और अगर EST नहीं लगा होता है तो मोस्ट लगा होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, हमेशा इससे पहले आर्टिकल द लगेगा। तो दिस इज द बेस्ट बुक एवर आई रीड, ठीक है, कि ये मेरी अब तक की पढ़ी हुई किताबों में से सबसे अच्छी किताब है, जितनी भी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, कौन सा, एवर, ठीक है। तो जब भी कभी सेंटेंस में आपको एक वर्ड दिखाई दे जाए ना, एवर, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये सेंटेंस जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, आप लोगों को याद होगी शायद। पहली हेल्पिंग वर्ब थी हैज और दूसरी हेल्पिंग वर्ब थी हमारी हैव, ठीक है। अब इसमें लास्ट में एस आ रहा है, इसका मतलब ये किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। जिस भी वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लग रहा है, तो ये सिंगुलर के साथ में लगेगा। तो आई एवर, आई जो है वो हमेशा अपने साथ में कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल वाली वर्ब, यानी कि बहुवचन वाली वर्ब, केवल एक जगह छोड़ करके। वो जगह कौन सी है आपकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप आई के साथ में वर्ब ना लगा करके आई के साथ में वॉज लगाते हैं, जबकि आपको पता है कि वॉज के लास्ट में तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो अगर वॉज के लास्ट में एस आ रहा है तो ये तो सिंगुलर के साथ आएगी, तो सिंगुलर तो है ही नहीं। आई के साथ तो आपने हमेशा प्लूरल वाली वर्ब लगाई है, जैसे कि आई के साथ में आपने डू लगाया, डस तो नहीं लगाया। आई के साथ में आपने एम लगाया, वहां तो एक अलग ही वर्ब मिल गई। अब आई के साथ आप हैव लगाते हो, आई के साथ आप हैव बीन लगाते हो, ठीक है। आई के साथ में आप वॉज लगाते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप आई के साथ में वर लगा दो तो सेंटेंस तो गलत नहीं है, पर सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाता है, हम कह सकते हैं कि मीनिंग अलग वे में चला जाता है। जैसे मैं कह देती हूँ कि आई वर अ डॉक्टर और मैं कहती हूँ कि आई वॉज अ डॉक्टर, दोनों सेंटेंस में एक अंतर है। आई वॉज अ डॉक्टर का जो ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन होता है कि मैं एक डॉक्टर थी, और अगर मैं कह रही हूँ कि आई वर अ डॉक्टर तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है काश मैं एक डॉक्टर होती। समझ में आया डिफरेंस, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस में चला जाता है जब आप आई के साथ में वर लगाते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होती, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई विल डू अ लॉट्स ऑफ थिंग इन द वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी। तो इनके मीनिंग समझ रहे हो सेंटेंसेस के, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इफ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब है अगर मैं पक्षी होती तो, लेकिन हूं तो नहीं ना। मैंने कहा इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि अगर मैं भारत की प्रेसिडेंट होती तो, लेकिन हूं तो नहीं ना। यानी कि जब आपको सेंटेंस इमेजिनरी बनाने हैं, यानी कि कल्पनात्मक वे में लेकर जाना है, तब आप आई के साथ में वर लगाएंगे, लेकिन जो चीज वास्तव में थी उसके साथ आप आई के साथ में वॉज लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आई वॉज अ डॉक्टर, तो उसका मतलब है मैं एक डॉक्टर थी, लेकिन इफ मैंने अगर सेंटेंस को चेंज करके कहा आई वर अ डॉक्टर तो उसका मतलब है काश मैं एक डॉक्टर होती, लेकिन हूं नहीं। समझ लो, जिसका मतलब रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इमेजिनरी सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया आई जो है हमेशा अपने साथ में प्लूरल वाली वर्ब लेगा, ध्यान रखना, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके। तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वाली वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव। तो आई एवर हैव। रीड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि बोलने में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको वही लिखना है जो लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि जो रीड है उसकी फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म रेड है और थर्ड फॉर्म अगेन रीड है। ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म को हम रेड कह जरूर रहे हैं, बट स्पेलिंग में RED मत कर देना, स्पेलिंग सेम रहेगी READ। स्पेलिंग वाइज तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है कि सेकंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन हम रेड में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I ever have read। नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है, सॉरी सेंटेंस जो नेक्स्ट दे रखा है, दैट इज द पुलिस डैश अरेस्ट, यानी कि आपको इस सेंटेंस के अंदर अरेस्ट वर्ब फिल करनी है, ठीक है। द थीव सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिस्प्लीज्ड। इस सेंटेंस का मीनिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कि जो पुलिस है वो थीव यानी कि चोर से दूर थी, इस वजह से जो रेजिडेंट्स थे, रेजिडेंट्स का मतलब जो वहाँ के निवासी थे, वो कैसे थे,
ना खुश थे, नाराज थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है इसमें एक वर्ड आ रहा है सो फार। ये वर्ड आपको जब भी कभी कहीं पर भी दिखाई दे जाए ना सो फार, तो इस सो फार का मतलब हर जगह पर होता है कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब आप लोग को मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बता देती हूँ जो हमेशा अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, रिसेंटली, एवर, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये हमेशा अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग सो फार हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो सो फार अगर दे रखा है तो पुलिस की बात हो रही है यहाँ पर, और पुलिस से पहले मैंने द भी लगाया है। तो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने से पहले हमेशा द लेते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब समझ लो जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हालांकि कहना तो नहीं चाहिए बट सैलरी तो ये भी ले ही रहे, लेकिन फिर भी जो सोशल पर्पस है इनका, इसी वजह से इनके पहले हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। द पुलिस अरेस्ट दे रखा है आपको। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ से आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? कभी सोचना, जैसे आप कुछ वर्ड यूज करते हैं, जुरी, जुरी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद जुरी जानते नहीं होंगे। रुस्तम मूवी आप लोगों ने देखी है, तो रुस्तम मूवी में जो केस अक्षय कुमार का पहुंचता है वो जुरी पर ही पहुंचता है। जुरी का मतलब अपन कह सकते हैं एक तरीके से वो भी जज ही होते हैं, यानी कि न्यायाधीश ही होते हैं, बट वो जज का जो फैसला होता है, जज तो एक अकेला होता है, ठीक है। लेकिन जुरी में 5 मेंबर या 7 मेंबर बैठते हैं, फिर उन 5 और 7 के किसी एक टॉपिक को लेकर के अलग अलग व्यूज होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, जितने लोग होते हैं उनके उतने विचार होते हैं। तो अगर वहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं तो उन 5 लोगों के क्या है, अपने अलग अलग विचार हैं, और वो जो 5 लोगों के अलग अलग विचार हैं उनमें से जिसके विचार ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि 5 लोग हैं, 2 लोग एक बात कह रहे हैं, 3 लोग एक बात कह रहे हैं, तो जो 3 लोग वो उस बात को कह रहे हैं वही बात क्या होगी, मान्य होगी। ये है आपकी जुरी, ठीक है। अगर हम पुलिस की बात कर रहे हैं, हम जुरी की बात कर रहे हैं, या फिर हम पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्राउड की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड, जैसे कि पीपल वर्ड है, पीपल का मतलब ही क्या होता है, लोग। अब मैं अकेली तो लोग हो नहीं सकती, मेरे साथ जब 5-7 लोग और होंगे तभी। अब जैसे मैंने क्या बोला, 5-7 लोग और होंगे, मतलब 5-7 से जब पर्सन्स की संख्या बढ़ती है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये सिर्फ एक पुलिस होती ना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सिंगुलर और प्लूरल है, तो अगर ये एक की बात हो रही होती तो मैं यहाँ वर्ड यूज करती पुलिस मैन। समझ में आ रही है मेरी बात? वो एक पुलिस वाले की बात हो जाती है यहाँ पर। पुलिस का मतलब तो हो गया कि बहुत सारे लोग थे, जैसे कि और एग्जांपल्स ले लो। अगर मुझे कहना है आप लोगों से कि पीपल, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। पर आप लोगों को आज मैं एक बात बता दूँ, देखिएगा जरा, और ये बात आपसे एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है और हम इसे लेकर बहुत कंफ्यूज भी है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ पीपल और दूसरी जो टर्म है वो मैं आपसे कह रही हूँ पीपल्स, तो अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो ये कह देंगे कि शब्द ही गलत लिखा हुआ है, पीपल्स जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तो पीपल्स जैसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पीपल्स भी अपने आप में एक शब्द है और इसका भी अपना एक वजूद है, ऐसा नहीं है कि ये बिना वजूद का ही है, ठीक है। अगर पीपल की बात हम कर रहे हैं तो पीपल का मतलब क्या हो जाता है, लोग, और अगर मैं पीपल्स की बात कर रही हूँ तो पीपल्स का मतलब भी लोग ही होता है। पर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पीपल का मतलब किसी एक ही देश के लोग और पीपल्स का मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोग। जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर मैंने कितने देशों की बात कर ली? 3, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। तो जब 3 देशों के लोगों की बात हो रही है तो वहां पर वर्ड यूज होगा पीपल्स। क्लियर है? और मैं कहती हूँ पीपल ऑफ इंडिया या पीपल ऑफ अमेरिका या पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड, वहां तीनों चीजें सही है क्योंकि वहां पर मैं एक ही देश की बात कर रही हूँ। और जब मैं तीनों देशों की एक साथ बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया, तो वहां पर 3 देशों के लोगों की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में मुझे पीपल्स वर्ड का यूज करना है, अदरवाइज पीपल क्या होगा, करेक्ट होगा। एक डिफरेंस और बताएंगे आप मुझे, फ्रूट
95% स्टूडेंट कह रहे होंगे मन में कि फ्रूट का मतलब है एक फल और फ्रूट्स का मतलब है बहुत सारे फल। और जो 5% स्टूडेंट है वो ये कह रहे होंगे कि फ्रूट का मतलब तो एक फल और फ्रूट्स का मतलब अलग अलग तरीके के बहुत सारे फल। अलग अलग तरीके से मतलब सेब, केला, अनार, इस तरीके से बहुत सारे फल। लेकिन दोनों ही बातें सही नहीं है। जो 95% कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं और जो 5% कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। सही क्या होगा ये देखिएगा जरा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहती हूँ। मार्केट जाते हो, किसी प्रोविजनल स्टोर पे जाते हो, परचूनी की किसी दुकान पे जाते हो, तो वहाँ प्रोविजनल स्टोर पर जाकर कभी किसी ने ये कहा है कि मुझे 4576 चीनी के दाने दे दो। अगर ये बात किसी ने गलती से कह भी दी तो दुकान वाला कहेगा भैया आगे बढ़ो, मेरा टाइम क्यों पास करो बिना मतलब। तो सोचने वाली बात है, जब आप दुकान पर जाते हैं तो किसी चीज़ को, अब आप फ्रूट्स लेने जाते हैं, मान लिया कि फ्रूट लेने आप मार्केट जा रहे हैं, तो जाकर ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मुझे एक सेब दे दो। अगर आपने मांग भी लिया एक सेब तो भी वो आपको तौल करके ही देगा, बिना तौले तो देगा नहीं, ठीक है। अगर आपने मांग भी ली है कि मुझे 5 अनार दे दो तो भी वो आपको तौल कर ही देगा, ऐसा नहीं कि बिना तौले दे देगा। यानी कि मार्केट से जो चीज़ तौल करके या माप करके घर आ रही है वो कभी भी काउंटेबल हो ही नहीं सकती भाई, वो मीजरेबल है, उसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको कभी गिना ही नहीं जा सकता। जैसे पानी को नहीं गिन सकते हैं ना, वैसे ही इस चीज़ को भी अनगिनत ही माना जाता है। तो अगर फ्रूट है तो इसका मतलब तो हो जाता है कि फल, और अगर फ्रूट्स है तो इसका मतलब हो जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब फल। एक स्टेटमेंट लोगों को कहते हुए बड़ा सुना होगा आपने कि मेहनत का फल मीठा होता है। वो कौन सा फल है? ऐसा थोड़ी कि मेहनत करोगे तो सेब मिलेगा, वो यही है रिजल्ट। समझ रहे हो? द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को कि जितनी भी चीज़ें माप करके या तौल करके घर लाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, काउंटेबल नहीं है। सेम ऐसे ही एक वर्ड और मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगी, वाटर और वाटर्स में क्या डिफरेंस है। तो आप कह रहे होंगे कि मैडम को आज क्या हो गया, वाटर और वाटर्स कैसे हो सकता है? अभी भी तो बताया कि अनकाउंटेबल है। तो अगर अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, उसमें ऐसे एस कैसे लगा सकते हो? क्योंकि ऐसे एस तो आप प्लूरल बनाने के लिए काम में लेते हो। तो अगर इसको हम गिन ही नहीं पा रहे हैं तो ऐसे एस का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन बनता है क्योंकि ये एक नाउन है भाई। पानी को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसी तरीके से आप फ्रूट को देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, मतलब नाउन है। तो जितनी भी नाउन है उनमें अगर ऐसे एस लगता है तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। कैसे? जैसे वाटर का मतलब तो वही है जो आप समझ रहे हो, पानी। और अगर मैं वाटर्स की बात कर रही हूँ तो वाटर्स का मतलब हो जाता है ओशियन, यानी कि समुद्र। समझ में आई मेरी बात? वाटर्स का मीनिंग क्या होता है? ओशियन, यानी कि समुद्र। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं नाम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आई हमारे पुलिस, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी एक की बात कर रही होती तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करती पुलिस मैन, ठीक है। तो पुलिस मैन जैसा तो कुछ है नहीं, मतलब ये प्लूरल है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर, क्योंकि ये कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है, पूरे समुदाय को दिखा रहा है। पूरे पूरे अपन कहते हैं कि लोग जा रहे हैं, ठीक है, या अपन कहते हैं कि पुलिस जा रही है, ठीक है। दोनों सेंटेंस में मतलब समझो, मैंने क्या कहा? पुलिस जा रही है। इसका क्या मतलब है कि पुलिस, लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने लास्ट में क्या कहा? रही है। मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि पुलिस जा रही है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है हिंदी से भी? तो यहाँ पर जो पुलिस वर्ड है वो पूरे के पूरे एक समुदाय को दिखा रहा है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को दिखा रहा है। इसलिए जो वर्ब लेगा वो वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर की लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द पुलिस हैज अरेस्टेड the thieves so far and the residents are displeased, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट के आपके सामने 3 सेंटेंस में और लिखूंगी, जरा बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है, कौन सा सेंटेंस गलत लग रहा है। ये 4 सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव हैड माय लंच, द सेकंड वन इज आई हैड माय लंच, एंड द थर्ड वन इज आई हैव टेकन माय लंच, एंड द लास्ट वन इज आई हैड टेकन माय लंच। ये जो 4 सेंटेंसेस आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों सेंटेंसेस में से आप मुझे बताएंगे, सोचेंगे आप लोग कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सोचे, जैसे कि
मैं मेरे हिसाब से आइडिया लगाती हूँ, जब तक मुझे ये चीज़ पता नहीं है। जो आई है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो हेड है वो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैडम ने जो थर्ड फॉर्म लगाई है वो करेक्ट लगाई है, और जो माय लंच है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आई हैव टेकन माय लंच, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैव है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैडम ने थर्ड फॉर्म लगाई है, और ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी ठीक है, ठीक है। ऊपर जो सेंटेंस है आई हैड माय लंच, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद गलती से ये हैड जो है वो 2 बार लिख गया है, और इधर भी हैव भी आ रहा है और हेड भी आ रहा है, जबकि हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और जो हेड है वो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं, और इधर भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही सेंटेंस गलत है? तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सेंटेंस नहीं, ये चारों ही सेंटेंस करेक्ट है, इनमें से एक भी सेंटेंस गलत नहीं है। कैसे? देखो, ये तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होंगे, ये वाले दोनों सेंटेंस देखो। यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आई है, तो अगर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैंने हैव लगा रखा है, और जो ये हैव लगा हुआ है ये हैव क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद तो मैम वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने ये थर्ड फॉर्म ही तो लिखी है, हैज और हैव मेन वर्ब भी तो है। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ आई हैव अ कार, इसका क्या मतलब है? आई हैव अ कार, इसका क्या मतलब है भाई? यहाँ पर एक बात मैंने आपको शुरू की क्लास में, शायद जिस दिन टेंस स्टार्ट किए होंगे उस दिन ये बात मैंने आपको जरूर बताई होगी कि जो सेंटेंस है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बन सकता है, लेकिन कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। तो अगर इस सेंटेंस में मैं देखती हूँ तो आई मुझे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, आपके अकॉर्डिंग हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और कार ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इस सेंटेंस में तो मेन वर्ब ही नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसे बन गया भाई? ये हैव जो है ना ये मेन वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? वो चीज आपके पास होना। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास में एक कार है, ठीक है। तो हैज और हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड आपके थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, और इस हैड का वही मतलब है जो इस टेकन का मतलब है। टेकन का मतलब क्या होता है? लेना या होना। वैसे ही यहाँ पर हैड का क्या मतलब है? लेना या होना, यानी कि मैंने जो है मेरा लंच ले चुकी हूँ, ठीक है। और माय लंच सेम ऐसे ही इस सेंटेंस में इतना अंतर है कि ये पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेड लगाया, और ये वाला हेड आपका यही हेड है जो आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। समझ गए इस बात को? इस बात को ध्यान रखिए। ये हो गया है आपका आज पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। और अगर मैं आपसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ तो कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगी, वो देखिएगा। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ही इज रिसाइडिंग हियर सिंस 1993, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सिंस दे रखा है, ठीक है। तो इस सिंस से आपको पता है कि प्रेपोजिशन होते हैं आपके 2 सिंस और 4, और जिनका यूज हम कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो ये जो टेंस है वो कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे भी कॉमन सी बात है कि अगर आपको टाइम दे रखा है, टाइम के शब्द को टाइम आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता है, लेकिन प्रीसीडिंग टाइम बताता है, जो चल रहा होता है वही टाइम बताता है। और जब मैं पास्ट परफेक्ट बताऊंगी तो आपको जरूर टाइम के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस जरूर बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो। कई बार हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ होता है और सिंस फोर नहीं दे रखा होता है, तो उस कंडीशन में क्या लगे? प्रेजेंट परफेक्ट लगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगे, है ना। तो यहाँ अगर मैं सिंस की बात कर रही हूँ आपसे, यहाँ सिंस दे रखा है, सिंस के साथ में आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इज कैसे लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर अगर इज लगा है तो वहां से टाइम को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर वहां टाइम लगा हुआ है तो फिर यहाँ से इज को हटाना पड़ेगा। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की बात हो रही हो, चाहे एलडीसी की बात हो रही हो, चाहे बैंक की बात हो रही हो, जो एरर यानी कि जो गलती आपको पहले पता लगेगी उसी पार्ट के अंदर गलती है। ये मत सोचना कि यहाँ तो सही है, रहने देते हैं, इस तो सही है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो सी पार्ट के अंदर गलती है। गलती हो जाएगी भैया, पहली जो गलती है वही आपको माननी है, पहली गलती को ही पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर इस जो दे रखा है ना, यही गलत दे रखा है। तो इस अगर गलत दे रखा है तो एरर कौन से पार्ट के अंदर है?
ए पार्ट के अंदर आया है, तो आपको ए को मार्क करना है यहाँ पर। ये मत सोचना है यहाँ से सिंस 1993 को हटा दो तो भी तो सेंटेंस, हाँ भैया सही तो हो जाएगा, लेकिन अपने एग्जाम के भी तो कुछ रूल है। तो एग्जाम ये कह रहा है कि जो गलती आपको पहले मिल रही है उसी गलती को ही आपको ऑब्जर्व करना है, बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग कि इसमें आपको टाइम दे करके और कुछ अलग तरीके की वर्ब्स का यूज किया जाता है जो गलती होती है। जैसे यहाँ से जो अगर हम इसको करना चाहें तो सही क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रेसाइडिंग हियर सिंस 1993, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी आगे AA का भी एग्जाम आने को है, तो उस पर्पज से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो पहले हम वन वर्ड्स करेंगे, देन आफ्टर दैट हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो ये वीडियोस हैं ये पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।